So good evening once again to all of you. अब तक हम लोग 2 सेशंस कर चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी पे, और हमने करंट के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी की जर्नी के बारे में, फिर करंट के बारे में और उसके बाद वोल्टेज के बारे में काफ़ी कुछ सीख लिया था। और कैसे करंट और वोल्टेज आपस में रिलेटेड हैं। जैसे पानी के लिए प्रेशर रिस्पॉन्सिबल होता है, ऐसे ही करंट के लिए वोल्टेज रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से कवर कर ली हैं इससे पहले। कल हमने लास्ट में जहाँ पे सेशन रोका था वो क्या सीखने जा रहे थे, हम कोई बताएगा? हमने इलेक्ट्रिसिटी की जर्नी में एक चीज़ देखी थी कि जो करंट की डायरेक्शन होती थी वो इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट ली जाती है, या इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन को ही करंट की डायरेक्शन माना जाता है? बताइए। इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन को करंट नहीं माना जाता है। ठीक है, ये हमने देखा भी था और हम यही पढ़ते भी हैं, हमारी बुक्स में भी यही पढ़ाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो जिस डायरेक्शन में हो रहा है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन फ्लो रिस्पॉन्सिबल है करंट की जनरेशन के लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन को करंट फ्लो की डायरेक्शन नहीं लेते हैं हम। एक्चुअल में करंट फ्लो की जो डायरेक्शन ली जाती है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट ली जाती है। और ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था, ये हम अपनी पहली क्लास से देखते हुए आ रहे हैं कि ये कन्फ्यूजन बना हुआ था। ठीक है, कल हमने लास्ट में ये कहा था कि हम इसको समझेंगे लॉजिकली कि आखिर वो लोग क्या जस्टिफिकेशन देते हैं कि ऐसा मान कर भी ये चीज़ पूरी तरह से साइंटिफिक है। ठीक है, इसमें कुछ भी इलॉजिकल नहीं है। अच्छा, एक चीज़ पहले हमें समझनी होगी कि करंट फ्लो के लिए क्या चीज़ जिम्मेदार है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिम्मेदार है। जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन जब तक मूव नहीं करेगा, तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को हम और क्या बोल सकते हैं? क्या इलेक्ट्रॉन को हम चार्ज बोल सकते हैं? बताइए। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग चार्ज कैरियर बोल सकते हैं। इसका मतलब करंट के फ्लो के लिए चार्ज कैरियर का फ्लो रिस्पॉन्सिबल है। यानी अगर चार्जेस फ्लो हो रहे हैं तो करंट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो चार्जेस में कितनी तरह के चार्जेस होते हैं? 2 तरह के चार्जेस होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज होता है और एक पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा, नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन पे होता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, बताएगा कोई? लेकिन प्रोटॉन तो मूव नहीं कर सकता। ऐसा कोई पॉजिटिव चार्ज बताओ जो मूव कर सकता है, कोई बताएगा? इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव कहां होता है बेटा? ऐसा पॉजिटिव चार्ज जो मूव कर सकता है। प्रोटॉन कहां मूव करेगा? देखो ध्यान से सुनो, कोई भी, जैसे मान लो कोई एटम है, सोडियम है मान लो, सोडियम एटम में बीच में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे। बोलो, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है, बिल्कुल। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। सेकंड में कितने होंगे? सेकंड में 8 हो गए। क्या हो गए सारे 8? कंप्लीट हो गए। अच्छा, अभी भी कुछ बचा है या हो गए सारे? 1 इलेक्ट्रॉन बच गया है। 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? लास्ट शेल में जाएगा, 3rd शेल में जाएगा। अच्छा, अगर हम यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं या किसी तरह से ये निकल जाता है यहाँ से, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे इसके पास फिर? 10 बचेंगे ना। और प्रोटॉन कितने हैं? 11 हैं। इलेक्ट्रॉन 10 हैं, प्रोटॉन 11 हैं। प्रोटॉन ज़्यादा है ना? प्रोटॉन ज़्यादा है। तो प्रोटॉन ज़्यादा है तो प्रोटॉन डोमिनेट कर गया। ये डोमिनेशन कहाँ दिखेगा आपको? बताओ। ये डोमिनेशन दिखना चाहिए ना कि प्रोटॉन ज़्यादा है सोडियम के पास। कैसे दिखेगा ये? नहीं नहीं, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आ जाएगा ना। अब ये क्या कहलाएगा? क्या ये आयन कहलाएगा या नहीं? यस, ये आयन कहलाएगा। क्लियर है ये बात सभी को? बोलिए, सबको क्लियर है? अच्छा, ये आयन कहलाएगा तो क्या हम इसको चार्ज कैरियर कह सकते हैं या चार्ज बोल सकते हैं? ठीक है, तो ये यानी किसी भी एटम के ऊपर अगर आप प्लस चार्ज लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें प्रोटॉन डालने पड़ेंगे या उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा? बोलो, क्या करना पड़ेगा?
इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। अगर हम किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपने आप आ जाएगा। अच्छा, किसी को अगर इलेक्ट्रॉन दे दें, अगर हम सोडियम को इलेक्ट्रॉन दे देते, सोचो एक, तो क्या होता, कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन 12 हो जाएंगे। अगर आप निकालने की बजाय दे देंगे, प्रोटॉन कितने रहेंगे? 11। अब कौन डोमिनेट कर जाएगा? इलेक्ट्रॉन डोमिनेट कर जाएगा, बोलिए। हाँ, अब इलेक्ट्रॉन डोमिनेट कर जाएगा, इसका मतलब सोडियम के ऊपर कैसा साइन होगा? माइनस का। इसका मतलब यह है कि हम किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन के एडिशन से या इलेक्ट्रॉन को निकालकर उसको आयन बना सकते हैं, चार्ज कैरियर बना सकते हैं। बना सकते हैं? बोलो। बिल्कुल बना सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब यहां देखिए, हमें जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था, उन्होंने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। क्लियर है? पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, पॉजिटिव। और बाद में हमने जे थॉमसन की डिस्कवरी से पाया कि पॉजिटिव चार्ज नहीं मूव करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ये चीज गलत साबित हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं मूव करने के लिए। क्लियर है? ये देखिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है किधर से किधर? नेगेटिव टू पॉजिटिव। और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन फिर भी पॉजिटिव टू नेगेटिव ही मानी जा रही है, जिसको अभी हम क्लियर करेंगे। अच्छा, क्या अगर हम इस तरह से कुछ प्रूफ कर पाएं कि इधर से इधर भी कोई चार्ज का फ्लो होता है, तो ये जस्टिफिकेशन हो जाएगा कि हाँ, चार्जेस का फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव भी हो सकता है। देखिए हम कैसे करते हैं इसको, देखो ध्यान से। यहां देखो, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा? इसके बगल वाले एटम से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। देखो खींच लिया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। बोलो, जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। अच्छा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये इसके बगल वाले से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा फौरन और खुद को न्यूट्रलाइज करेगा। ये अगेन पॉजिटिव हो गया, आगे वाला। अब क्या करेगा? ये इसके बगल वाले से इलेक्ट्रॉन लेगा और फिर ये न्यूट्रलाइज होके अब इसको पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन लेता जाएगा और पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है तुम्हें राइट साइड शिफ्ट होते होते? क्या पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट होते हुए दिख रहा है आप लोगों को? बोलिए। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है ना, ये। और पॉजिटिव चार्ज की शिफ्टिंग दिख रही है राइट साइड पे। हाँ बेटा, देखो एक चीज, इसको ध्यान से देखो, फिर से दिखाते हैं हम आपको। अंदर देखिए एटम, इस एनिमेशन को देखो। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ध्यान से देखो। और ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या कर रहा है? ये इस एटम से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी साइड पे, क्योंकि पॉजिटिव यहां पे ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, जब ये खींच लेगा, यहां पे देखिए बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये एटम है और इसमें बाहर क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये क्या करेगा? पॉजिटिव टर्मिनल फ्री इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जैसे ही खींच लेगा, तो अभी हमने देखा था जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा, ये अपने इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अपने बगल वाले फ्री इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। बोलो। और खींचकर खुद कैसा हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बोलो, खुद न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसको पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। क्लियर है? अब ये क्या होगा? यही चीज आगे चलेगी। ये अपने पॉजिटिव चार्ज को दूर करने के लिए बगल वाले एटम से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही प्रोसेस आगे चलती चली जाएगी। ठीक है, ये इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसको पॉजिटिव चार्ज दे देगा, और फाइनली ये जो नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे बना हुआ है बैटरी का, जिसके पास बहुत से इलेक्ट्रॉन हैं, वो इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ पे आके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। अब तुम्हें क्या दिख रहा है? इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है? बोलो। और पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है राइट साइड पे। हाँ, तो पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के अपोजिट है या नहीं है? हाँ, तो जो करंट प्रोड्यूस हो रही है वो चार्जेस के मूवमेंट की वजह से प्रोड्यूस हो रही है ना। कोई चार्ज चाहे पॉजिटिव से नेगेटिव जाए और चाहे नेगेटिव से पॉजिटिव जाए। ठीक है, करंट को इससे मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहा है या पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर आ रहा है, उसको मतलब है मूवमेंट से। मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, कोई चार्ज यहाँ है, यहाँ से यहाँ चला जाए, चाहे यहाँ से यहाँ चला जाए, जब मूवमेंट होगा करंट प्रोड्यूस होगी। और दोनों में से आप किसी को भी करंट की डायरेक्शन मान सकते हैं। अब बात समझ में आई कि हम क्यों अपोजिट डायरेक्शन में लेकर भी हम लॉजिकल हैं, कोई इलॉजिकल काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो भी एक चार्ज के मूवमेंट की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रॉन नहीं तो पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है वहां पे। अच्छा, ये बताइए, ये समझ में आया? किसी को अगर ना आया हो तो फिर से बोलो, फिर से हम जो है फिर से एक बार
रिपीट करा देते हैं। क्लियर है बेटा कि हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो एक डायरेक्शन में हो रहा है और पॉजिटिव चार्ज की शिफ्टिंग उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, यहां देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब यहां और अच्छे से समझ में आएगा। पॉजिटिव चार्ज ने इस वाले एटम से इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये पॉजिटिव हो गया। अब वो कह रहा है मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसने उसके बगल वाले से ले लिया। अब उसका बगल वाला फिर से पॉजिटिव हो गया, उसने उसके बगल वाले से इलेक्ट्रॉन खींच लिया। अब ये चीज आगे चलती चली जा रही है, देखो ध्यान से, पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होता जा रहा है। ये है पॉजिटिव चार्ज की शिफ्टिंग की डायरेक्शन, और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये देखो। तो जो करंट की डायरेक्शन है, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन कौन सी है? ये डायरेक्शन ऑफ करंट हम क्या इसको नहीं ले सकते? पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो रहा है, बोलिए ले सकते हैं या नहीं ले सकते? इसको ध्यान से समझो बेटा, ये टेक्स्ट बुक वगैरह में कहीं नहीं मिलेगा, और इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं समझाया गया है कहीं पे भी कि हम क्यों करंट की, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को अभी तक पॉजिटिव टू नेगेटिव क्यों मान रहे हैं। ठीक है, तो उसका जस्टिफिकेशन है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी इलॉजिकल मानते चले जा रहे हैं, अंधविश्वास की तरह मान रहे हैं। साइंस में अंधविश्वास की कोई जगह नहीं होती है। तो हमारे पास एक जस्टिफिकेशन है कि अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज की शिफ्टिंग हो रही है। और करंट को हम बोलते ही हैं कि चार्जेस का फ्लो करंट कहलाता है, फ्लो ऑफ चार्जेस, ना कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहना गलत है, फ्लो ऑफ चार्जेस कहना चाहिए, क्योंकि यहां पे देखो पॉजिटिव चार्ज मूव करके जा रहा है। तो चार्ज की डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, नेगेटिव चार्ज उसके अपोजिट में मूव कर रहा है और पॉजिटिव चार्ज उसके अपोजिट जा रहा है। तो हम किसी को भी करंट की डायरेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में हम जो ले रहे हैं डायरेक्शन, वो एक्चुअली में पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन के फ्लो की है। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो इसलिए यहां पे करंट की डायरेक्शन ये मानी जाती है। अब एक बात बताइए, मान लीजिए आपके कोई दो लोकेलिटीज हैं, दो मोहल्ले हैं, ए एंड बी। ठीक है, आप वहाँ पे पानी जो है वो पाइप से आता है, वाटर पंप जो बना हुआ है पंप हाउस, वहाँ से जो है वो पानी आता है सबके घर में म्यूनिसिपैलिटी से। और जो ए लोकेलिटी है या ए जो कॉलोनी है, कॉलोनी ए में जो प्रेशर है वो जैसे जैसे बढ़ता है पानी का फ्लो भी वैसे वैसे बढ़ता है। देखो पहले प्रेशर 0 था तो फ्लो भी 0 था, फिर प्रेशर 1 हुआ तो फ्लो 2 हो गया, और फ्लो यहाँ पे देखिए जैसे ही जो प्रेशर है वो डबल हुआ तो यहाँ पे देखिए जो फ्लो है वो भी डबल हो गया पानी का। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे कि मान लेते हैं दो लोकेलिटीज़ हैं ए एंड बी। ए में जो ए लोकेलिटी है, ए कॉलोनी है, वहाँ पे जो पानी आता है पाइप में, वो जितना प्रेशर आपका जो जहाँ से भी म्यूनिसिपैलिटी से पानी आ रहा है वहाँ पे पंप हाउस से जितना प्रेशर फ्लो किया जाता है, छोड़ा जाता है, उसी हिसाब से वो पानी का जो पाइप है उसके अंदर फ्लो होता है। हमने देखा भी था कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा पानी का फ्लो होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए दो टेबल बनी हुई है। पहली टेबल पे आते हैं हम लोग कि जब प्रेशर 0 है तो फ्लो भी 0 है, जब प्रेशर 1 है तो फ्लो जो है वो 2 हो गया, फिर प्रेशर को हमने बढ़ाया तो फ्लो भी इधर देखिए बढ़ गया। तो सेम रेट से जिस रेट से प्रेशर बढ़ रहा है उसी रेट से फ्लो भी बढ़ रहा है। इसका मतलब जो फ्लो है पाइप के अंदर, जो पानी का फ्लो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है प्रेशर से। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा पानी में फ्लो होगा। अच्छा, अब दूसरी लोकेलिटी पे आते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए दूसरी लोकेलिटी में कुछ शैतान बच्चे रहते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपनी कॉलोनी के पाइप में अंदर क्या किया, कुछ कंकड़ पत्थर भर दिए। ठीक है, कुछ कंकड़ पत्थर भर दिए। तो अब क्या हुआ वहाँ पे फ्लो देखिए कैसा है। जब प्रेशर 1 होता है तो फ्लो भी 1 है, जब प्रेशर डबल हो रहा है तो फ्लो भी डबल हो गया। प्रेशर को हमने और बढ़ाया तो फ्लो और बढ़ गया। लेकिन दोनों जगह फ्लो कैसे बढ़ रहा है, यहाँ पे देखिए फ्लो ज़्यादा था, यहाँ पे फ्लो पहले ही इनिशियल स्टेज में ही डबल था, और यहाँ पे इनिशियल स्टेज में इक्वल है प्रेशर के। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे फ्लो कम क्यों हो गया? क्योंकि उसने पाइप के अंदर जो कंकड़ पत्थर डाले हैं, वो कंकड़ पत्थर जो हैं वो रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, वो जो फ्लो है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए जैसे जैसे आप पंप का प्रेशर बढ़ाते हैं वैसे वैसे फ्लो नहीं बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ रुकावट है अंदर, पाइप के अंदर है। ठीक है, फिर भी दोनों में कैसा रिलेशन है कि आपने यहाँ पे इनिशियली प्रेशर को 1 से 2 किया तो यहाँ पे फ्लो भी 1 से 2 हो गया, फिर यहाँ 2 से 3 किया तो वो भी बढ़ के 2 से 3 हो गया। रिलेशन लीनियर है,
लीनियर का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आप पंप से प्रेशर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे पानी का फ्लो भी आगे बढ़ता हुआ मिल रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे रेजिस्टेंस है, उसके बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है? इस पाइप में तो ये बात समझ में आती है क्योंकि इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, किसी तरह का कोई रुकावट नहीं है पानी के लिए। लेकिन यहाँ रुकावट डाल दी हमने, उसके बाद भी फ्लो पंप से जैसा प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे फ्लो भी इंक्रीज कर रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके अंदर जो कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 और ये 9 पड़े हुए हैं, ठीक है, 9 है, ये 9 के 9 ही हैं, ये चेंज नहीं हो रहे हैं, कांस्टेंट हैं। एक बार जो रेजिस्टेंस रुकावट के लिए कुछ चीजें डाल दी गई, वो अगर लगातार बदले ना, रेजिस्टेंस लगातार अगर चेंज नहीं होगी तो फिर क्या होगा? फिक्स हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस अगर फिक्स हो जाएगी तो फिर आप जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे फ्लो बढ़ेगा, ठीक है। यानी फॉर अ गिवन पाइप, किसी दिए हुए पाइप में, यानी पाइप यही रहे, पाइप को अगर आप चेंज ना करें, पाइप को और दबाएं ना, मोटा पतला ना करें आप, या उसके अंदर जो आपने कंकड़ भर दिए हैं उसकी क्वांटिटी को चेंज ना करते रहें लगातार, तो फॉर अ गिवन पाइप क्या होगा? जो फ्लो होगा वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आप जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे पानी का फ्लो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो फ्लो बढ़ेगा, प्रेशर कम करेंगे तो फ्लो कम हो जाएगा। तो अगर कोई चीज को बढ़ाने से कोई दूसरी चीज बढ़ जाती है और पहली चीज को कम करने से तो फिर दूसरी चीज फिर कम हो जाती है, तो ऐसा रिलेशनशिप लीनियर रिलेशनशिप कहलाता है, ठीक है। ऐसे रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? लीनियर। यानी आपने प्रेशर बढ़ाया तो आपका फ्लो बढ़ गया। लेकिन इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कि जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। यानी जो पाइप के अंदर पानी को रोकने, फ्लो को रोकने वाले जो है चीजें होती हैं, वो मटेरियल कांस्टेंट होना चाहिए। एक जितनी रेजिस्टेंस एक बार पाइप के अंदर आ गई है, अब वो घटनी बढ़नी नहीं चाहिए। अगर वो वेरी करती रहेगी, यानी पाइप के अंदर रुकावट, फ्लो में रुकावट पैदा करने वाली चीजें बढ़ती जाएंगी लगातार, तो फिर फ्लो डिस्टर्ब होता चला जाएगा, फिर ये रिलेशनशिप लीनियर नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, इससे हमने क्या सीखा इस एनालॉजी से, कि पंप का जो प्रेशर है वो फ्लो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि पंप का प्रेशर आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे फ्लो वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि जो रेजिस्टेंस है बीच में, पाइप के अंदर किसी भी तरह की कोई रेजिस्टेंस वेरी ना कर रही हो, वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, तभी ऐसा होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग ये चीज समझ गए हैं तो फिर आप ओम्स लॉ समझ गए। इलेक्ट्रिसिटी में जो ओम्स लॉ होता है वो बिल्कुल यही चीज हमको बता रहा होता है। बस आपको करना क्या है कि जो हमने पंप हाउस की एनालॉजी आपके लिए ली थी उसको आप सर्किट से रिप्लेस कर दीजिए। मान लीजिए ऐसे एक इलेक्ट्रिक सर्किट है पूरा, ठीक है। प्रेशर की जो बात हम कर रहे थे उसको वोल्टेज से रिप्लेस कर दीजिए, और वाटर फ्लो की जो बात कर रहे थे उसको आप करंट से रिप्लेस कर दीजिए, और पाइप की रेजिस्टेंस की जो हम बात कर रहे थे कि उसके अंदर कंकड़ पत्थर हो जाएंगे, पाइप को मोटा पतला ना कर दिया जाए, दबाया ना जाए कहीं से, उसको आप वायर की रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। तो ये पूरा ओम्स लॉ बन जाता है। मतलब क्या है कि जैसे हमने उधर बताया कि प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वाटर फ्लो बढ़ जाता है, तो यहां पे हम क्या कहेंगे कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट फ्लो बढ़ जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन वहां पे क्या थी कि पाइप के अंदर की रेजिस्टेंस, पाइप के अंदर जो रुकावट पैदा करने वाली चीजें हैं वो बढ़नी नहीं चाहिए, वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। ऐसे ही यहां पे जो करंट फ्लो हो रही है वो पाइप में से तो हो नहीं रही है, कहां से हो रही है? वायर से हो रही है। तो वायर में जो करंट के फ्लो में जो रुकावट पैदा करने वाली चीजें हैं वो जो है वो नहीं बढ़नी चाहिए, वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पे जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगी अगर, तो जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट वैसे वैसे बढ़ती चली जाएगी। ये है सिंपल सा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये कहता है कि आप वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाएंगे करंट आपकी वैसे वैसे इंक्रीज करती चली जाएगी, प्रोवाइडेड कि आपकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहनी चाहिए। यानी वायर के अंदर करंट फ्लो में जो रुकावट बनती हैं चीजें, अभी हम लोग देखेंगे क्या चीजें हैं जो रुकावट बनती हैं, वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। वो अगर बढ़ जाएंगी तो फिर आपको वोल्टेज बढ़ाकर उतनी करंट उस रेशियो में इंक्रीज नहीं होगी, कुछ ना कुछ जो वोल्टेज होगा वो उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में चला जाएगा, ठीक है। यानी उसको ओवरकम करने में यूज हो जाएगा, करंट को बढ़ाने में यूज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी तो V जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? करंट के। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगी। तो V और I में लीनियर रिलेशनशिप हो गया। लीनियर रिलेशनशिप हमने बताया था अभी क्या होता है, ठीक है। लेकिन कंडीशन है कि अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहे, यही ओम भाई साहब ने बताया था हमें, ठीक है, जिसको हम ओम्स लॉ कहते हैं, काफी फेमस लॉ है। आगे चलते हैं, ओम्स लॉ के बारे में कुछ और चीजें देख लेते हैं, ठीक है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज बोलते हैं, दूसरा नाम वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस का, ये हम सीख चुके हैं पिछले 2 लेक्चर्स में। पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा करंट फ्लो उतना ज्यादा होगा। अगर हम ये मान लें कि अदर फैक्टर्स जो हैं वो कांस्टेंट है, अदर फैक्टर्स मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहां से क्या फॉर्मूला बना हमारे पास? I प्रोपोर्शनल टू V।
और जो कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो रेजिस्टेंस आ जाती है, तो I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ये फॉर्मूला बन के हमारे पास आ जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग V इज इक्वल टू आई आर भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस से क्या मतलब है? रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि करंट फ्लो में जो चीज़ें रुकावट बनती हैं, तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट फ्लो कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यानी रेजिस्टेंस और करंट फ्लो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। करंट को I से लिखते हैं, हम सब जानते हैं। तो रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी करंट फ्लो उतना ही कम हो जाएगा। ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये किसने बताया हमें? जॉर्ज साइमन ओम ने बताया था। अच्छा, यूनिट क्या होती है? यूनिट बहुत आसान है, हम सब जानते हैं कि वोल्टेज को वोल्ट में मेजर किया जाता है। ठीक है, करंट को एम्पियर में मेजर किया जाता है। तो रेजिस्टेंस को ओम को ही ऑनर करने के लिए, जॉर्ज साइमन ओम ने ही इसके बारे में बताया था, तो उनको ऑनर करने के लिए हम ओम में मेजर करते हैं रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। और 1 ओम क्या होगा? 1 वोल्ट की, जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जब हम लगाते हैं सर्किट में, तो उसमें 1 एम्पियर की करंट अगर फ्लो हो रही है तो वो हमें 1 ओम का रेजिस्टेंस देगी। ठीक है, तो देखिए लीनियर रिलेशनशिप जब होता है तो ग्राफ कैसा बनता है, इसको भी हम यहाँ पे आराम से समझ सकते हैं। कि यहाँ पे देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ सेल कितनी है? सेल किसका काम कर रही हैं? वोल्टेज का। भाई सेल का मतलब क्या है? वोल्टेज। तो नंबर ऑफ सेल कितना है? 1 है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहाँ पे? उस सेल में 1.2 वोल्ट का है। जब हमने उसको मेजर किया पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है, वोल्ट मीटर से, तो हमें पता चला कि उसमें 1.2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। और करंट को जब हमने एमीटर से करंट को मेजर किया तो हमें पता चला कि जब हम एक सेल लगाते हैं तो वो 1.2 वोल्ट का सेल है और उसमें करंट फ्लो हो रही है 0.2 एम्पियर। अच्छा, जब हम सेल को डबल कर देते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो गया, क्योंकि 1.2 वोल्ट की 2 सेल हमने लगा दी। उसके बाद हमने एमीटर से करंट को मेजर किया तो पता चला कि 0.4 ओम 4 एम्पियर की करंट उसके अंदर प्रोड्यूस हो गई। इसी तरह से जब हम सेल्स को बढ़ाते गए तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंक्रीज कर रहा है, और जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, देखो करंट भी वैसे वैसे बढ़ रही है। यहाँ से ये डबल हो रहा है, वो भी डबल हो रही है, ये 4 टाइम्स हो गया, वो भी 4 टाइम्स हो गई। तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, या I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। अब जो ओम्स लॉ है ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो यूनिवर्सल लॉ है। ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, इंपेरिकल लॉ है। इंपेरिकल लॉ का मतलब ये होता है कि एक्सपेरिमेंटली हमने ऐसा पाया है। ठीक है, हो सकता है कुछ एक्सेप्शंस हो जहां पे ओम्स लॉ काम ना करे। ठीक है, यहाँ जहां पे करंट जो है वो वोल्टेज के अकॉर्डिंग वैसे ना बढ़े, भले ही आप रेजिस्टेंस कांस्टेंट कर दीजिए वहां पे। तो ओम्स लॉ जरूरी नहीं है ऐसे सारे सर्किट्स में लग जाए। ठीक है, क्लियरली। तो उसको हम लोग आगे अपने रेगुलर लेक्चर में कुछ एक्सेप्शंस उसके देखेंगे, डायोड वगैरह में वो काम नहीं करता है। ठीक है, तो ओम्स लॉ अभी जो हमें समझना है वो यही है कि वोल्टेज जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या करंट जो है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ता चला जाएगा। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए? रेजिस्टेंस कैसी होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, रेजिस्टेंस को आप वेरी ना कराएं अगर, तो ये चीज़ फॉलो हो जाएगी पूरी तरह से। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो ये जॉर्ज ओम ने 1827 में हमें ये रिलेशन दिया। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब ही यही है कि जो ग्राफ बनेगा, जो बीच में लाइन आएगी वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी, जैसे यहाँ पे जा रही है। क्योंकि देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ सेल कितने थे? जब 1 था तो करंट थी 0.2, जब आपने 2 सेल कर दिए बैटरी में तो करंट हो गई 0.4, यानी जस्ट डबल। यहाँ पे देखिए 3 सेल कर दिया आपने तो करंट ट्रिपल हो गई। ऐसे ही देखिए इधर बढ़ती जा रही है उसी रेशियो में जिस रेशियो में ये आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। तो अब जब इन पॉइंट्स को आप प्लॉट करते हैं ग्राफ में, तो वो उन सारे पॉइंट्स को मिलाने पर आपको कैसी लाइन मिलती है? स्ट्रेट लाइन मिलती है। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो ओम्स लॉ जो है वो क्या बताता है कि करंट फ्लोइंग बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ठीक है, वही चीज जो अभी अब तक हम लोग देख रहे थे कि करंट फ्लोइंग किसी भी सर्किट में वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अब ओम्स लॉ कब वैलिड होता है? एक चीज और है, अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहे। टेम्परेचर पे भी ये डिपेंड करता है। अब यहां पे देखिए एक क्वेश्चन है कि why don't we get an electric shock with a small cell but do get one from a big battery? अगर आप कोई छोटी बैटरी लीजिए, जैसे ये छोटी बैटरी है, और इसको अगर हाथ से पकड़ लीजिए, एक एंड इसको पकड़िए, इसको भी पकड़ लीजिए, ठीक है, ओपन हैंड से ऐसे पकड़िए, ठीक है, तो आपको शॉक नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप यही काम इस बड़ी बैटरी के साथ करते हैं तो आपको बहुत जबरदस्त शॉक लगेगा। इसका रीजन क्या है? क्यों छोटी बैटरी के साथ हमें कुछ भी पता नहीं चलता है, जबकि बड़ी बैटरी में हमें बहुत जबरदस्त शॉक लगता है। क्या रीजन है? क्योंकि छोटी बैटरी का पोटेंशियल बहुत कम होगा।
इसलिए वो पोटेंशियल कम अमाउंट में करंट प्रोड्यूस करेगा। देखिए आपको शॉक कब लगता है, ध्यान से सुनिएगा। शॉक हमको तभी लगता है जब हमारी बॉडी से करंट पास होती है। ज्यादा अमाउंट में चार्ज जब तक बॉडी से पास नहीं होगा जब तक हमें कोई शॉक नहीं लगने वाला है, ठीक है। और ज्यादा अमाउंट में चार्ज प्रोड्यूस कब होगा, जब ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यहां पे पोटेंशियली कम है इस छोटी सी बैटरी में, तो छोटी सी करंट प्रोड्यूस होगी, तो आपको कोई शॉक नहीं लगेगा। लेकिन जबकि बड़ी बैटरी अगर आप इस तरह से पकड़ लेंगे दोनों पोल्स उसके, तो वहां पे काफी ज्यादा पोटेंशियल है, तो फिर वो ज्यादा करंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सिंपल सा ये लॉजिक है इसके पीछे। तो ये इस तरह से हालत हो जाएगी आपकी अगर आपने कभी बड़ी बैटरी जो घर में होती है इन्वर्टर के साथ लगी होती है वो अगर आपने पकड़ ली, तो ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वहाँ पे। 12 वोल्ट की बैटरी और बड़ी भी होती है, तो वो बैटरी ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है उनमें, और ज़्यादा वोल्टेज होने की वजह से ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होती है और शॉक भी बहुत सीवियर लगेगा आपको। आप लोगों ने मीटर में देखा होगा, हम लोगों के घर में जो मीटर लगा होता है उसमें ये देखिए पोटेंशियल डिफरेंस की रेटिंग क्या लिखी होती है, 240 वोल्ट्स, ठीक है। यानी ये एक पोटेंशियल वो है जो हमारे घर में सप्लाई किया जाता है पावर हाउस के थ्रू। अच्छा, घर में 240 वोल्ट का पोटेंशियल आ रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि हम एक ही घर में अलग अलग रेटिंग वाले सब अप्लायंसेस को कैसे चला पाते हैं। देखिए 240 पोटेंशियल डिफरेंस है। अब ये मोबाइल चार्जर है, मोबाइल चार्जर को सिर्फ 0.5 एम्पियर की करंट चाहिए, हाफ एम्पियर की करंट चाहिए, जबकि आपका जो लैपटॉप है उसको करीब 1.5 एम्पियर की करंट चाहिए, 1.5 एम्पियर की करंट चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस 240 यहाँ भी है, 240 यहाँ भी है, उसके बाद भी आप अपने सारे अप्लायंसेस को यूज़ कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है वो मोबाइल लगाया आपने वो ख़राब हो गया, वो इतना ज़्यादा पोटेंशियल हो गया, इतनी ज़्यादा करंट आ गई कि वो दिक्कत करने लगा आपके लिए। अच्छा, ये हम कैसे कर पाते हैं, मतलब घर में लाइन जो आ रही है वो तो 240 वोल्ट की है और तो उस हिसाब से करंट भी काफ़ी ज़्यादा होगी, तो फिर हम कैसे अपने अलग अलग अप्लायंसेस को कैसे यूज़ कर पाते हैं जो जिनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। एक को हाफ एम्पियर की करंट चाहिए, एक को 1.5 एम्पियर की चाहिए, किसी को 2 की चाहिए, और सब अच्छे से काम कर रहे होते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कहीं ना कहीं रुकावट बन जाती है कि यहाँ पे 0.5 से ज़्यादा करंट नहीं देगी वो इसको, मोबाइल को इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसे ही जो लैपटॉप है, यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है जो रुकावट बन जाती है कि 1.5 एम्पियर की करंट से ज़्यादा जाने नहीं देगी लैपटॉप में। अभी हमने पीछे पढ़ा है कौन सी ऐसी चीज़ है जो करंट के लिए रुकावट बनती है, रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस को यूज़ करके हम करंट को वेरी करवा सकते हैं, यानी जहां जितनी करंट हमको चाहिए वहां पे हम रेजिस्टेंस लगा देंगे। रेजिस्टेंस क्या करेगा, बाकी करंट रोक देगा, जितनी डिजायर्ड अमाउंट ऑफ करंट चाहिए होगी उस हिसाब से आप उस जो है वो कॉन्फ़िगरेशन का रेजिस्टर लगा देंगे वहां पे, तो करंट रुक जाएगी। तो ये रेजिस्टेंस की वजह से होता है, ठीक है, कि आप यहाँ पे 0.5 एम्पियर की करंट ड्रॉ कर लेते हैं आसानी से और यहाँ 1.5 की कर लेते हैं, जबकि आपके घर में जो वोल्टेज आ रहा है वो तो एक ही जैसा आ रहा है, ठीक है। तो ये सब पॉसिबल है ओम्स लॉ से, ठीक है। ओम ने ही बताया था ना हमको, जो करंट होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए यहाँ पे कि अगर आपकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट कम हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस के थ्रू हम करंट को वेरी करा सकते हैं अपने अलग अलग अप्लायंसेस में। तो ये दोनों में अब आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों अप्लायंसेस में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस होगा। बताइए किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, दोनों में अलग अलग तरह का रेजिस्टेंस होगा। मोबाइल का रेजिस्टेंस अलग होगा और इस वाले का, लैपटॉप का अलग होगा, ठीक है, कि उस हिसाब से वो करंट को एडजस्ट करे। तो रेजिस्टेंस ऐसी चीज है जो दोनों में करंट को वेरी करा सकता है, इवन ऑन द सेम पोटेंशियल पे होने के बावजूद भी, ठीक है। तो आप डिजायर्ड अमाउंट ऑफ करंट को ले सकते हैं रेजिस्टेंस का यूज करके। अब रेजिस्टेंस होता क्यों है, सबसे बड़ी चीज ये है कि रेजिस्टेंस आता कहां से है, एक सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस कहां से आ रहा है। तो रेजिस्टेंस कैसे आ रहा है, आपको पता है सर्किट में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन के अलावा सर्किट में और भी चीजें होती है ना। खाली फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए जगह तो पड़ी नहीं है कि आप जाइए आराम से, आपके लिए रास्ता खोल दिया गया है, कोई ट्रैफिक नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आपको पता है ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो किसी ना किसी एटम से ही बाहर निकले होते हैं, और जिस एटम से ये बाहर निकले उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी उनको पॉजिटिव आयन कहते हैं हम लोग। तो इस तरह के बहुत सारे पॉजिटिव आयन होते हैं एक एटम में, एक वायर में, एक एटम में नहीं, एलिमेंट में, यानी वायर के अंदर बहुत सारे एटम हैं, और हर एटम से जो फ्री इलेक्ट्रॉन निकल गया है उसके बाद वो पॉजिटिव एटम तो है ही है। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो ये आपस में भी टकराते हैं एक दूसरे से, और पॉजिटिव चार्जेस से भी टकराते हैं। तो इस टकराव की वजह से रेजिस्टेंस पैदा होती है, ठीक है। जब ये टकराते हैं तो इससे क्या होता है, रेजिस्टेंस क्रिएट होती है। तो रेजिस्टेंस कहां से आती है कि इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद ईच अदर एंड आयंस, इससे क्या होता है, उनकी स्पीड कम हो जाती है। कम स्पीड हो जाती है तो कम स्पीड से चलते हैं, स्लोली ड्रिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो यही रुकावट क्या कहलाती है, रेजिस्टेंस कहलाती है, ठीक है। तो यही रुकावट को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो जितने ज्यादा कोलिजन होंगे, आपस में जितना ज्यादा टकराएंगे,
उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो में परेशानी क्रिएट होगी, रुकावट पैदा होगी, ठीक है, और उतना ही रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। और करंट क्या करेगी, करंट बढ़ जाएगी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट कम हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो कम होगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो ही कम होगा तो करंट कैसे बढ़ेगी, क्योंकि करंट तो तभी मिलती है हमें जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है या चार्जेस फ्लो करते हैं। यहाँ पे देखिए पाइप से समझ लीजिए बहुत आसानी से, यहाँ पे पानी फ्लो हो रहा है मान लीजिए इस पाइप में। अब यहाँ देखिए कोई रुकावट नहीं है ऊपर वाले पाइप में, जबकि नीचे वाले पाइप में आपने क्या किया है, बहुत सारे स्टोन और पेबल्स डाल रखे हैं। तो ये क्या करेगा, ये पानी के फ्लो में क्या पैदा करेगा, ये रुकावट क्रिएट करेगा, ठीक है। तो किस में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ऊपर वाले में या नीचे वाले में, नीचे वाले पाइप में रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो करंट किस में ज़्यादा होगी, करंट ऊपर वाले पाइप में ज़्यादा होगी, ठीक है। इस पाइप में क्या है, करंट जो है वो ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस कम है। यहाँ पे क्या होगा, करंट कम होगी क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अब क्या आगे कहा जा रहा है कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस की अगर हम डेफिनेशन समझना चाहें, अब तक जो कुछ हमने समझा है उससे क्या निकल के आती है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। करंट फ्लो को जो अपोज करती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, यानी ये तो वायर की प्रॉपर्टी है। वायर पतला है, मोटा है, अब किन किन चीजों पे करेगी भी हम देखेंगे उसको, लेकिन फिलहाल रेजिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इन अ वन लाइन, कि अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होती है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट अपोजेस द करंट फ्लो। वही चीज है, वहां पे रेजिस्टेंस तो कहीं पे भी हो सकती है, वाटर फ्लो में भी हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो पर्टिकुलरली हम इलेक्ट्रॉन फ्लो में जो अपोजिशन होता है, रुकावट पैदा होती है जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, उसकी बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यूनिट क्या होती है, अभी हमने देखा ओम होती है, साइंटिस्ट को ऑनर करने के लिए रखी गई है, ठीक है। अच्छा, इसकी यूनिट वोल्ट पर एम्पियर भी होती है, कैसे आई, वी वोल्ट में मेजर होता है और करंट एम्पियर में मेजर होती है, तो वोल्ट पर एम्पियर भी इसकी यूनिट हो सकती है। अब ये देखिए इलेक्ट्रिकल सर्किट आपके सामने है, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि रेजिस्टेंस जो है वो क्या कर रही है, वो कंट्रोल कर रही है फ्लो ऑफ करंट को। अभी हमने पीछे अप्लायंसेस देखे थे, लैपटॉप और मोबाइल, तो रेजिस्टेंस था वहां पे जो कंट्रोल कर रहा था दोनों में करंट को, दोनों में जितनी जितनी करंट चाहिए वो उतनी ही भेज रहा था, बाकी रोक के खड़ा हुआ था, ठीक है। तो वो कौन था जो रोक रहा था, कंट्रोल कर रहा था, वो रेजिस्टेंस था। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ करंट। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी कम करंट होगी, बस याद रखना है, जितना कम रेजिस्टेंस होगा, जितनी कम रुकावट होगी, उतनी ज्यादा करंट होगी, ठीक है। अच्छा, और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी फैक्टर्स हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, ठीक है। क्या कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या रेजिस्टेंस अलग अलग तरह के वायर हो, अलग अलग मटेरियल के वायर हों, क्या उस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। और वायर को अगर हम लंबा कर दें तो रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा, वायर को अगर हम मोटा कर दें तो रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा। अब हम देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। रेजिस्टेंस मतलब करंट की अपोजिशन, और वो क्यों हो रही है एक बार फिर याद कर लीजिए, ड्यू टू कोलिजन, कोलिजन की वजह से ये चीज हो रही है। अब यहां देखिए, एक वायर है जिसकी लेंथ है L और दूसरा वायर है जिसकी लेंथ है 2L, ठीक है। किस दोनों में से किस वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, यूनिफॉर्म वायर है, मटेरियल चेंज नहीं हुआ है, सेम मटेरियल के हैं, किस में ज्यादा होगी। अच्छा एक बात सुनो कि अगर कोई रास्ता है, बहुत पतला रास्ता है, उस पतले रास्ते में बहुत से लोग निकल रहे हैं अपनी गाड़ियों से, ठीक है। तो वो पतला रास्ता आप क्या चाहते हैं कि वो पतला रास्ता जल्दी से खत्म हो जाए या अभी लंबा चलता रहे, जल्दी से खत्म हो जाए, क्योंकि वो रास्ता जितना लंबा चलेगा आपका जो दिक्कत है वो उतनी ज़्यादा दूर तक रहेगी, मतलब उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी वहाँ पे गाड़ी चलाने में। आप चाहते हैं जल्दी से वो पतला रास्ता खत्म हो जाए। इसका मतलब ये है कि अगर वायर की लेंथ आप बढ़ाएंगे, यानी इस लेंथ में जितनी रेजिस्टेंस है और वायर में कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लंबा कर रहे हैं, तो जो रेजिस्टेंस यहाँ पे मान लो यहाँ R रेजिस्टेंस थी, वायर को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बोलो, बिल्कुल डबल हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब लेंथ, सिर्फ लेंथ बढ़ा देने से रेजिस्टेंस बढ़ ही जाएगी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस लेंथ के कैसी प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली या इनवर्सली, बोलो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां पे देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये आपने लिया वायर और इसमें जितने कोलिजन हो रहे थे इसका डबल वायर ले लेंगे तो इसके डबल कोलिजन हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेंथ ऑफ द वायर। ये क्वेश्चन आता है कि अगर हम लेंथ ऑफ द वायर को इंक्रीज कर दें तो रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा, डबल हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है।
अब आते हैं हम वायर की मोटाई पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, थिकनेस पे। यानी एक वायर है जो d थिकनेस का है, दूसरा वायर है जो डबल थिकनेस का है उसके जस्ट। देखिए यहां पे किसमें ज्यादा, अब आपको पता है पतला रास्ता और चौड़ा रास्ता, दोनों में से कौन सा रास्ता, किसमें कोलिजन ज्यादा होंगे? भाई चौड़े रास्ते में कोलिजन ज्यादा होंगे, पतले रास्ते में? चौड़े रास्ते में कम कोलिजन होंगे। ठीक है, तो हम सब हाँ, तो यहां पे देखिए ये क्रॉस सेक्शनल पाइप बना हुआ है दो, यहां देखिए दोनों में कहां पे सबसे ज्यादा कोलिजन होंगे? पतले वाले में, क्योंकि वहां पे ज्यादा रूम है इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए और वहां पे कोलिजन कम होंगे। ठीक है, तो ये सिंपल है, रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी आपके एरिया के, जो वायर का एरिया है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब दो फॉर्मूले हमारे पास आ गए, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आ रही है? L/A, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा तो एक और नया टर्म आ गया आपके पास, या एक साइन आ गया रो। ठीक है, ये क्या होता है इसको देखते हैं हम लोग। R इज इक्वल टू रो L/A। ये रो क्या होता है? रो होती है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का मतलब ये होता है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। मतलब एक तो होता है कि वायर को आपने पतला कर दिया, मोटा कर दिया, ये तो आप एक्सटर्नली कर सकते हैं, लेकिन वायर का मटेरियल आप नहीं चेंज कर सकते। यानी कॉपर का वायर है सपोज, और कॉपर के वायर के मटेरियल में जो उसकी प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन को रेजिस्ट करेगा ही, ठीक है, वो उसकी हैबिट है, उस हैबिट को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो वो जो मटेरियल की अपनी इंटरनल इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जो उसने एक्वायर कर रखी है, वो उसके अंदर रहेगी एज लॉन्ग एज इट इज अ कॉपर वायर। तो जब तक वो कॉपर वायर रहेगा तब तक उसके अंदर ये प्रॉपर्टी रहेगी जो बदली नहीं जा सकती, अनलेस कि आप वायर ही बदल दें, उठा के कोई दूसरा वायर, एल्युमिनियम का वायर ले लें। तो वो जो इनहेरेंट मटेरियल होता है, जैसे लंबाई और चौड़ाई तो बदली जा सकती है, वायर को आप पतला कर सकते हैं, मोटा कर सकते हैं, वो इट्स अप टू यू, लेकिन आप इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक जो वायर की है, अंदर इनबिल्ट है, वो आप बदल नहीं सकते। वही कैरेक्टरिस्टिक जो है वो रेजिस्टिविटी कहलाती है, जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। ये क्या होती है? मेजर ऑफ अ गिवन मटेरियल टू अपोज इलेक्ट्रिक करंट, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस में हमने क्या क्या चीजें देखी कि रेजिस्टेंस मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी थिकनेस पे डिपेंड कर रहा है। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी क्या शेप पे डिपेंड करेगी? नहीं करेगी, शेप और साइज से कोई लेना देना नहीं है, साइज पे भी डिपेंड नहीं करेगी, ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करेगी। ठीक है, कौन से मटेरियल का वायर है, इसको इस बात से लेना देना है खाली। तो रो का मतलब क्या है? रो किसको डिनोट कर रहा है? एक पर्टिकुलर मटेरियल को डिनोट कर रहा है कि वायर किसका है, कॉपर का है या सिल्वर का है या एल्युमिनियम का है। ठीक है, तो रो को उससे लेना देना है, जबकि रेजिस्टेंस को सबसे लेना देना है, रो से भी, लेंथ से भी और एरिया से भी। तो रेजिस्टेंस इन तीनों में चेंज लाकर रेजिस्टेंस को चेंज किया जा सकता है। कॉपर को बदलना पड़ेगा अगर आप रो बदलना चाहते हैं, अदरवाइज अगर आप कॉपर बदलना जो वायर है उसको बदलना नहीं चाह रहे हैं, तो फिर आप उसकी लेंथ को चेंज करके रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, एरिया को चेंज करके कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं हम लोग कि जो कंडक्टर्स होते हैं, जैसे कॉपर है, और एक होते हैं एलॉयज। एलॉयज कैसे बनते हैं? कई सारे मेटल्स को, एक दो मेटल्स को मिलाकर हम एलॉयज बनाते हैं। एलॉयज का मतलब यही है कि जिसमें एक से ज्यादा मेटल्स को मिलाकर बनाया गया हो। तो जैसे यहाँ पे नाइक्रोम है, ठीक है, तो अगर हम कॉपर का देखें तो कॉपर की जो रेजिस्टेंस है वो कम होगी, जबकि एलॉयज की रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होगी। ठीक है, और इंसुलेटर की सबसे ज्यादा होगी। इंसुलेटर की रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होती है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, तो बहुत कम होते हैं, जो कि करंट फ्लो के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि फ्री इलेक्ट्रॉन हो। अगर नहीं होंगे तो रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी उसमें। तो इंसुलेटर में रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, फिर एलॉयज में है, और उसके बाद सबसे कम होती है आपकी कंडक्टर में। इसीलिए हम लोग जो वायर बनाते हैं वो कॉपर के यानी मेटल्स के ही बनाते हैं ज्यादातर। तो ये फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं। अब इससे हम लोग देखते हैं कि इसकी यूनिट क्या निकल के आएगी। जरा हम यूनिट निकालते हैं रेजिस्टिविटी की। इसकी यूनिट तो हम सब जानते हैं, रेजिस्टेंस की क्या होती है? ओम होती है। तो हमने यहाँ पे ओम रख दिया, रो को एज इट इज रखा क्योंकि इसकी यूनिट निकालनी है। लेंथ की यूनिट क्या होती है? लेंथ को मीटर में लिखते हैं। और एरिया, एरिया क्या होता है? एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ की मीटर और ब्रेथ की भी मीटर, क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। दो बार मीटर लिखा आपने, एक से एक मीटर कैंसिल हो गया। अब रो की यूनिट क्या निकल के आ गई? ओम मीटर। ठीक है, ये इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट है वो ओम मीटर आ गई। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर होती है, जबकि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? सिर्फ ओम होती है। तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी? सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी। ठीक है,
अब जो अच्छे कंडक्टर्स होंगे जैसे मेटल्स हैं और एलॉयज हैं, ये दोनों अच्छे कंडक्टर कहलाते हैं, इनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, बहुत कम होगी, और जबकि जो बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं उनकी रेजिस्टिविटी हाई होगी। आगे चलते हैं हम लोग। ये रेजिस्टिविटी का एक चार्ट है आपके सामने जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी दिखा रहा है। क्या होगा, जैसे एलॉय कैसे बनता है अभी हमने बताया था, एलॉय दो मेटल को मिलाकर बनता है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी एलॉय की ज़्यादा होती है मेटल से, पर्टिकुलर मेटल से। जैसे यहाँ पे देखिए सिल्वर की रेजिस्टिविटी 1.6 × 10⁻⁸ है, ठीक है। लेकिन अभी सिल्वर को किसी और मेटल से जोड़कर अगर आप इसका एलॉय बनाते हैं तो इनकी रेजिस्टिविटी और बढ़ जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर आपको हाई रेजिस्टिविटी के वायर बनाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलॉयज के वायर यूज़ करने चाहिए, ठीक है। प्योर मेटल के अगर आप यूज़ करेंगे तो उनकी रेजिस्टिविटी कम होगी क्योंकि वो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, उसमें काफ़ी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये चार्ट है, ये आप देख सकते हैं। ये लोग सबसे ज़्यादा सिल्वर की होती है, सेकंड नंबर पे कॉपर है, इसीलिए कॉपर के वायर सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, फिर आता एल्युमिनियम है। एलॉयज में सबसे कम रेजिस्टिविटी एलॉयज में कॉन्स्टेंटिन की होती है, जो कि कॉपर और निकल से बनाया जाता है। कॉन्स्टेंटिन के जो वायर बनते हैं वो एक एलॉय है, पहली बात। दूसरा वो बनाया कैसे गया है, दो मेटल यूज हुए हैं, कॉपर और निकल। दूसरा नाइक्रोम है, नाइक्रोम में आपका निकल है, क्रोमियम है, मैंगनीज है और आयरन, ये चार चीज़ों से मिलकर बना होता है ये नाइक्रोम का जो वायर होता है, ठीक है। तो ये हाई रेजिस्टेंस वायर हमको क्यों चाहिए होते हैं, जिनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि हम हीटिंग पर्पज से यूज़ करेंगे इनको, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हम इसको देखेंगे। बाकी इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर में सबसे ज़्यादा जो जिसकी रेजिस्टिविटी होती है वो कौन है, वो आपका हार्ड रबर है। हार्ड रबर की रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा है, 10⁻13 से 10⁻16 की रेंज में जाती है ये, ठीक है। क्या ऐसे भी कोई मटेरियल हो सकता है जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो, रेजिस्टेंस ही ना हो उसमें, बोलिए क्या हो सकता है? हाँ, कौन सा, कोई नाम बताएगा? प्लैटिनम, आप लोगों ने सुपर कंडक्टर का नाम सुना है? नहीं सुना है? चलो हम रेगुलर क्लास जब करेंगे तो आपको इसके बारे में बताएंगे। सुपर कंडक्टर्स के ऊपर काफ़ी काम चल रहा है, इसीलिए क्योंकि उनकी रेजिस्टेंस अगर बहुत कम होगी या ज़ीरो के बराबर होगी तो हमारे बहुत सारे अप्लाइंसेस के साइज़ भी छोटे हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली हम उनको यूज़ कर पाएंगे। तो हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। सुपर कंडक्टर्स जो होते हैं वो ऐसे मटेरियल हैं जो ज़ीरो रेजिस्टेंस के साथ काम कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। आप सबने देखा होगा घर में जो बल्ब होता है, या कभी कभी मोबाइल पे आप गेम खेल रहे होते हैं, चार्जिंग पे भी ऐसा होता है, लेकिन गेम में जैसे पबजी खेल रहे हैं या कोई और गेम आप लोग खेल रहे हैं तो मोबाइल हीट करने लगता है। और कभी कभी और जो है जब मोबाइल खरीदने भी जाते हैं तो कई लोग जिनको गेमिंग का बहुत शौक है वो पूछते भी हैं कि ये जल्दी हीट तो नहीं करेगा, 1-2 घंटे में हीट तो नहीं करने लगेगा। तो ऐसे मोबाइल भी बहुत महंगे मिलते हैं जो गेमिंग वगैरह, हाई गेमिंग जब आप करते हैं, हाई लेवल की गेमिंग करते हैं तो उसके बाद भी हीट नहीं होते हैं, ठीक है। और कुछ तो मोबाइल ऐसे होंगे जो बहुत जल्दी आप कुछ देर इंटरनेट चलाइए, उस पर वीडियोस देखिए, वो हीट करने लगते हैं। तो ये हीटिंग आ कहाँ से रही है? बल्ब भी हीट करता है नॉर्मली, अब तो LEDs लग गए हैं, लेकिन जो वाला बल्ब होता है येलो कलर वाला वो तो हीट करता है काफ़ी। अब उसके पास हाथ लेकर जाइए, काफ़ी हीट कर रहा होगा। तो ये हीटिंग आती कहाँ से है, ये इसके अंदर हीटिंग कहाँ से आ रही है, हीटिंग क्यों आ रही है, और हीटिंग जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? जानना इसलिए ज़रूरी है, अगर हमको नहीं पता होगा तो ये देखिए एक यूज़फुल एप्लीकेशन देखिए हीटिंग का, यहाँ पे हमें दिख रहा है। क्या है? जो हम लोग आयरन करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन में यूज़ करते हैं, तो अगर हमें ये नहीं पता है कि किस अमाउंट में हीटिंग चाहिए हमें, तो ये तो बहुत ठंडा हो जाएगा, कोई काम का नहीं है, ठीक है। या तो बहुत गर्म हो जाएगा तो क्या होगा, जल जाएगा जो भी कपड़ा आप कर रहे हैं। तो आपके लिए एक परफेक्ट टेम्परेचर होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उसको आयरन कर सकें कपड़ों को, ठीक है, इसको यूज़ कर सकें परफेक्टली। तो हम ये कैसे पता करें कि एग्जैक्टली कितनी हीट जनरेट हो रही है, उसको जनरेट होने का क्या तरीका, क्या पता करने का क्या तरीका है? अच्छा, हम सबको पता है कि जब चार्ज यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है तो चार्ज जो मूव कर रहा है, जैसे मान लो Q चार्ज मूव कर रहा है और 1 सेकेंड में मूव कर रहा है। Q चार्ज अगर मूव कर रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम में मूव कर रहा है, तो वो क्या देता है हमको? वोल्टेज क्या दिखाता है? कितनी एनर्जी हर सेकेंड मूव कर रही है, यही दिखा रहा है ना वोल्टेज। वोल्टेज क्या बताया था हमने वोल्टेज के बारे में? वोल्टेज यही बताता है ना कितने जूल की एनर्जी हर सेकंड में आपको वो चार्ज दे रहा है। बोलिए, अगर 5 वोल्ट का 5 वोल्ट आपका पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसका मतलब क्या है? 5 जूल हर सेकंड में आपको देगा ना वो चार्ज मूव करके। बोलिए, क्लियर है ना सबको? ये 5 जूल का वर्क करके देगा वो चार्ज आपको, यही बता रहा है। अच्छा, यही जो वर्क है वो वर्क ही तो हीट में कन्वर्ट होता है।
जैसे कि ये देखिए, ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन दे रहा है आपको? चार्ज दे रहा है। भाई पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था बताइए? W/Q, यही तो था ना। W वो वर्क डन था, और पर यूनिट चार्ज यानी हर एक चार्ज जो आपको कितना काम करके दे रहा है वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस था। तो यहां से अगर आप वर्क निकालेंगे तो कितना आएगा? V/Q आएगा, बोलिए। और वही वर्क जो होता है वही हीट में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पे देखिए हमारे सामने वही लिखा हुआ है, H = VQ। ये देखिए यहां से आया H = VQ। अब यहां पे हम ओम्स लॉ लगा सकते हैं, इससे भी हम हीट जनरेटेड निकाल सकते हैं, और यहां पे और फॉर्मूले में और चीजें भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम यहां ओम्स लॉ लगाएं तो V की जगह क्या लिख सकते हैं? I/R। बोलिए, V की जगह हम I/R लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? Q की जगह क्या लिख सकते हैं? करंट की डेफिनेशन में क्या है? करंट क्या है? चार्ज पास्ड पर यूनिट टाइम। कितना चार्ज पर यूनिट टाइम में पास हो रहा है कंडक्टर में, वो आपकी करंट का अमाउंट देती है। कल हमने देखा था इसको। तो हम Q की जगह क्या लिख सकते हैं? IT लिख सकते हैं। ये देखिए, तो इसी फॉर्मूले में H = VQ के फॉर्मूले में हमने V की जगह क्या पुट किया? I/R, और Q की जगह क्या पुट किया? IT। तो फाइनली फॉर्मूला क्या आ गया? I² RT। इसको क्या कहा जाता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये किसने बताया था? जूल, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहा जाता है। यानी आप इस लॉ को यूज करके एक पर्टिकुलर सर्किट में कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है ये निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ध्यान से देखिए। पहला तो I² यानी स्क्वायर ऑफ द करंट पे डिपेंड करेगा ये। दूसरा R यानी रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस की या इनवर्सली? बताओ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली? डायरेक्टली। इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी। हाँ। दूसरा क्या? टाइम पे है, जितनी देर के लिए होगा। तो इसको कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। आगे चलते हैं। तो ये हीटिंग निकालने के लिए, अगर हम हीट निकालना चाहते हैं किसी भी कंडक्टर में या किसी भी सर्किट में कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो हम इस लॉ के थ्रू निकाल सकते हैं इजीली। अब दो बल्ब हैं आपके सामने, एक सिनेरियो देखिए। एक बल्ब 200 जूल की हीट प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा बल्ब जो है वो भी 200 जूल की हीट प्रोड्यूस कर रहा है। एक बात बताइए, क्या सेम हीट है तो दोनों की ब्राइटनेस भी सेम होनी चाहिए? बोलिए। अगर हीट प्रोड्यूस सेम है तो ब्राइटनेस सेम होगी दोनों बल्ब की या नहीं? सेम होगी? बोलो, सभी लोग कह रहे हैं सेम होगी। सेम नहीं होगी। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं। कभी भी सेम हीट, अगर कोई दो बल्ब सेम हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी ब्राइटनेस भी सेम होगी। आइए देखते हैं। सेम हीट सेम ब्राइटनेस नहीं प्रोड्यूस करती है। जैसे कि सेम हीट कैसे आ सकती है? बहुत आराम से आ सकती है। हमने दो बल्ब दिए थे आपको। मान लीजिए एक बल्ब को हमने 1 एम्पियर की करंट दी, उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, उसको 20 सेकंड के लिए जलाया। बताइए हीट कितनी प्रोड्यूस हुई? I² RT लगाया हमने, 200 जूल आ जाएगा। पहले वाले में देखिए आ जाएगा। अच्छा, दूसरे बल्ब की तरफ आते हैं। उसको हमने 10 एम्पियर की करंट दे दी और रेजिस्टेंस उसका 1 ओम कर दिया, और सिर्फ 2 सेकंड के लिए उसको हमने ऑपरेट किया, उसकी भी हीट 200 जूल आ गई। अब बताइए, क्या खाली हीट पता होने से दोनों बल्ब सेम कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। तो कभी भी सिर्फ हीट देखकर आप ये नहीं बता सकते कि ये बल्ब ब्राइटनेस भी इसकी कैसी होगी या उससे कैसी ब्राइटनेस शो करेगा। हीट उसको डिफाइन नहीं कर सकती, क्योंकि बाकी पैरामीटर्स अलग हो सकते हैं। देखो यहाँ पे करंट 1 एम्पियर है, वहाँ 10 भी है। यहाँ रेजिस्टेंस 10 ओम है, वहाँ 1 ओम है। यहाँ पे 20 सेकंड के लिए चलाया है, वहाँ 2 सेकंड के लिए चलाया है। सारे पैरामीटर अलग हैं, फिर भी हीट सेम निकल रही है। तो हीट सेम हो सकती है उसके बावजूद भी। ठीक है, अब आइए इसको समझते हैं। इसका मतलब यह है कि टोटल हीट से ब्राइटनेस का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, हम गलत साबित हो सकते हैं उसमें। तो ब्राइटनेस कैसे पता चलेगी हमको? ब्राइटनेस कौन बताएगा? ब्राइटनेस हमें यह बताएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट कितनी है, वो हमें ब्राइटनेस बताएगा। भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है ना, एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पे। जितनी ज्यादा एनर्जी कन्वर्ट होगी, कंज्यूम्ड होगी पर यूनिट टाइम में, उतनी ज्यादा ब्राइटनेस होगी। जो अप्लायंस जितनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो उतना आउटपुट आपको देगा। यहां पे देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हर यूनिट टाइम में, हर सेकंड में कितनी कंज्यूम हो रही है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आप ये नहीं बता पाएंगे कि ये कैसा परफॉर्म करेगा, ज्यादा ब्राइट होगा या लेस ब्राइट होगा, जो बल्ब की हम लोग एग्जाम्पल देख रहे थे। तो हम ये कैसे निकालें? बहुत आसान है। कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कोई बल्ब और पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं।
यानी एनर्जी का कन्वर्जन कितना तेजी से हो रहा है। कौन सी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इसमें, कोई बताएगा? हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? हाँ, लाइट एंड हीट एनर्जी में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। एनर्जी का कन्वर्जन जितना तेज होगा, पावर उतनी ज्यादा होगी। हम लोग बोलते हैं ना, बाइक वगैरह के सेंस में बोलते हैं कि मेरी बाइक की पावर बहुत है, ये तो पावर बाइक है। तो ये क्यों बोलते हैं मेरी बाइक की पावर बहुत कम हो गई है? इसका मतलब ये होता है कि जो इंजन है ना बाइक का, वो एनर्जी कन्वर्जन जो है वो बहुत स्लो कर रहा है, एनर्जी का कन्वर्जन नहीं कर पा रहा है। वहां पे एनर्जी कैसी कन्वर्ट होती है? जब आप ऑयल यूज करते हैं ना, उसी से एनर्जी कन्वर्ट करता है ना। जो ऑयल में जो एनर्जी होती है, पेट्रोल डलवाया आपने बाइक में, उसकी जो एनर्जी है वो इंजन कन्वर्ट करता है फिर। तो वो एनर्जी का कन्वर्जन जब कम हो जाता है तो किसी भी बाइक की, किसी भी गाड़ी की पावर कम हो जाती है। तो एनर्जी कन्वर्जन जो है हमें पावर बताता है। जितना ज्यादा एनर्जी कन्वर्जन होगा किसी भी अप्लायंसेस का, उसकी पावर उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो हम अगर पावर निकाल लेते हैं तो हमें पता चलेगा कि उसके अंदर एनर्जी कन्वर्जन कितना ज्यादा हो रहा है और उसकी ब्राइटनेस कितनी ज्यादा होगी। तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा? अब ई का फॉर्मूला तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। एनर्जी क्या है? वही हीट जो प्रोड्यूस हो रही है, वो हीट क्या है? कन्वर्ट हुई है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, तो उसका फॉर्मूला भी हमने देखा था, क्या था? I² RT था। अब यहां देखिए P इज इक्वल टू क्या है? E अपॉन T। तो P का फॉर्मूला हमारे लिए क्या निकल के आ गया? यहां से कई सारे फॉर्मूले बन रहे हैं। एक तो P इज इक्वल टू I² R फॉर्मूला आ गया हमारे पास। दूसरा क्या आ सकता है? P इज इक्वल टू VI भी एक फॉर्मूला होता है। तो P इज इक्वल टू VI और P इज इक्वल टू I² R, कोई भी हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ओम्स लॉ लगाया है हमने और ये फॉर्मूले हमारे पास कई तरह के निकल के आ गए पावर निकालने के। यानी कई फॉर्मूले से हम पावर निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पावर की यूनिट सबको पता है, क्या होती है? वॉट होती है। और वॉट का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? वॉट का मतलब क्या होता है? वॉट का मतलब होता है कितना जूल एनर्जी हर सेकंड में खर्च हो रही है, यही मतलब होता है ना। हाँ, हाँ, पर सेकंड कितने जूल की एनर्जी हर सेकंड में खर्च हो रही है, कंज्यूम हो रही है, ये हमें बताता है कौन? वॉट। बोलो, क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोग सॉल्व करिएगा इसको। जैसे पहले हम वॉट देख लेते हैं। वॉट क्या है? जूल पर सेकंड, सिंपल सा। वॉट अगर पूछें वॉट क्या होता है, वॉट होता है जूल पर सेकंड। 100 वॉट का मतलब क्या है? 100 जूल की एनर्जी हर सेकंड में कंज्यूम हो रही है, खर्च हो रही है, ठीक है। अच्छा, पावर बढ़ेगी तो क्या बढ़ रहा है, समझ लो, एनर्जी। हाँ, तो वॉट और जूल में हम रिलेशन समझ गए। अब अच्छा बताओ, दोनों में से कौन सा ब्राइटर होगा? देख के बताओ। दोनों की पावर निकालनी पड़ी ना हमें, पावर नहीं निकालेंगे तो पता ही नहीं चलेगा हमें। 1 एम्पियर था, 10 ओम का रेजिस्टेंस था, पावर कैसे आ गया? I² R से पावर निकाल लिया हमने, 10 वॉट का आ गया। दूसरे का पावर निकाला हमने, कितना आ रहा है? 100 वॉट, क्योंकि इसकी करंट 1 एम्पियर है और रेजिस्टेंस 1 है, तो 100 वॉट पावर आ गई। किसकी पावर ज्यादा है? सेकेंड बल्ब की पावर ज्यादा है, तो ब्राइटर कौन होगा? 100 वॉट वाला ब्राइटर होगा। क्लियर है? तो पावर बढ़ेगी तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। पावर और ब्राइटनेस डायरेक्टली रिलेटेड हैं। अच्छा, यहां देखिए, पावर बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम होगी या ज्यादा होगी? रेजिस्टेंस कम होगी। यहां देखिए, इसकी रेजिस्टेंस कितनी कम है, यहां ज्यादा है। रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से पावर कम आ रही है अल्टीमेटली आपकी, और क्योंकि रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो करंट कम हो जाएगी ना अल्टीमेटली। करंट और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बोलिए। हाँ, तो इसलिए पावर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है। तो पावर और रेजिस्टेंस में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। बोलिए बेटा, क्लियर है ये बात सभी को? यस सर। हाँ, अब एक प्रॉब्लम आपको दे रहे हैं, उसको ज़रा सॉल्व करके बताइए। एक सर्किट है, मान लीजिए ये एक बल्ब है, इस बल्ब में 2 एम्पियर की करंट पास हो रही है और इसको जिस बैटरी से जोड़ा गया है वो बैटरी है आपकी 5 वोल्ट की। बताइए इसका पावर कंजप्शन कितना होगा? एक बल्ब है
उसमें 2 एम्पियर की करंट पास हो रही है और उसको 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। पावर बताइए कितना होगा? सर 10 वॉट्स। 10 वॉट्स एक आंसर आया। सर वोल्टेज इनटू करंट। हाँ, एक फॉर्मूला इन्होंने लगाया है, कौन सा? वी आई, पी इज इक्वल टू वी आई। हम लोग इसको और अच्छे से समझते हैं। कैसे? 2 एम्पियर क्या दिखा रहा है बताओ? एम्पियर क्या होता है? कूलॉम पर सेकेंड होता है ना। हाँ, 2 कूलॉम का चार्ज हर सेकंड में पास हो रहा है ना यहां से, बोलो। और 5 वोल्ट का मतलब क्या है कि 5 जूल पर सेकंड। हर एक चार्ज कितनी एनर्जी देगा आपको? 5 जूल की हर सेकंड में, बोलो। 5 जूल पर सेकंड का मतलब यह है कि हर एक चार्ज आपको 5 जूल की एनर्जी देगा हर सेकंड में। अच्छा, हर एक चार्ज आपको 5 जूल की एनर्जी देगा। चार्जेस हैं कितने? 2 हैं, 2 कूलॉम है ना। तो एक चार्ज 5 जूल दे रहा है तो 2 चार्ज कितनी देंगे? 10 जूल। 10 जूल पर सेकंड देंगे ना। और जूल और पर सेकंड क्या होता है? वॉट होता है। तो देखो कितना इजीली, आप कोई फॉर्मूला नहीं भी जानते हैं, अगर आप ये फॉर्मूला नहीं जानते हैं पावर का, वी आई का, आप कोई दिक्कत नहीं है आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है तब भी आप पावर निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, बोलो। हाँ, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बेटा अच्छे हैं तो आप फिर एग्जाम में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ जाएगी, अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी पता है तब भी आप उसको सॉल्व कर लेंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट अच्छे होना बहुत जरूरी है। ये सारी चीज हमने पढ़ी थी, बगैर फॉर्मूले के भी लग जाती अगर हमें फॉर्मूला नहीं भी पता होता। क्लियर है ये बात? बोलिए। अब हम लोग एक और इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि हम अपने घरों में जो अप्लायंसेस काम कर रहे हैं क्या उनकी पावर निकाल सकते हैं? वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, क्या वो निकाल सकते हैं? जैसे फ्रिज है वो 400 वॉट पे काम कर रहा है, एक बल्ब है वो 10 वॉट पे काम कर रहा है, एक और हमारे पास पंखा है वो 75 वॉट पे काम कर रहा है, 75 वॉट्स पे काम कर रहा है। तो क्या हम इनका कंजम्पशन निकाल सकते हैं? जैसे रेफ्रिजरेटर से स्टार्ट करते हैं, हम एक का निकाल लेंगे तो बाकी भी निकल आएंगे। रेफ्रिजरेटर का 400 वॉट क्या दिखा रहा है कि 400 जूल हर सेकेंड में, यही दिखा रहा है ना। अच्छा, एक सेकंड में 400 जूल है तो एक घंटे में कितना होगा? 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600। तो 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, 24, एक दिन में कितना होगा? एक दिन का मतलब 24 आवर्स, तो 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये एक दिन का कंजम्पशन आ गया ना। इतनी एनर्जी हर रोज हमारा 400 वाट का जो रेफ्रिजरेटर है वो ले रहा होगा, नहीं ले रहा होगा? ये बात क्लियर है सबको? हाँ, एक दिन में इतना ले रहा होगा। लेकिन क्या इतना बड़ा जो यूनिट है ये बोल पाएंगे हम? इतना प्रैक्टिकल है ये बोलना? दिक्कत होगी ना काफी। हाँ, तो इतनी बड़ी यूनिट, इतनी जो जूल है वो काफी छोटी यूनिट है। छोटी यूनिट होने की वजह से काफी लंबा डिजिट आपको बोलना पड़ता है, तो इसलिए ये काफी प्रैक्टिकल है एनर्जी की यूनिट। इसलिए हमने एनर्जी की यूनिट कौन सी ली है? किलोवाट आवर को ले लिया। किलोवाट आवर क्या होता है? 1000 वॉट अगर कंजम्पशन हो रहा है एक घंटे में, तो ये हमने किलोवाट आवर में, इसको अगर हम निकालें तो क्या करेंगे? किलोवाट आवर में निकालने के लिए किलोवाट आवर को वाट आवर में, वाट सेकंड में बदलें तो क्या होगा? किलोवाट से वाट में जाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करो, और आर से सेकंड में जाएंगे तो 3600 से मल्टीप्लाई करें। तो इसका मतलब 1 किलोवाट आवर में कितने जूल हो गए? ये देखिए इतने हुए ना, बोलिए। हाँ, यानी 36 लाख जूल होते हैं। 1 किलोवाट आवर में 36 लाख जूल होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग 3.6 × 10⁻⁶ जूल भी लिखते हैं। तो किलोवाट आवर बड़ी यूनिट है जूल से, क्लियर है? इसलिए हम लोग इस यूनिट का यूज करेंगे ताकि हमें बहुत लंबे लंबे नंबर्स ना बोलने पड़े। तो अब हम क्या करेंगे? अभी वही रेफ्रिजरेटर पे वापस आते हैं, उसने इतना जूल एनर्जी कंज्यूम की थी। अच्छा, ये तो वॉट में थी, वॉट पर सेकंड में थी, तो वॉट पर सेकंड में से हम उसमें किलोवाट आवर में जाना चाहें तो कैसे जाएंगे? 36 लाख से डिवाइड कर देते हैं। 1 किलोवाट आवर में कितने होते हैं जूल? 36 लाख जूल होते हैं, तो उनसे हमने डिवाइड कर दिया तो किलोवाट आवर में हमको एनर्जी कंजम्पशन पता चल गया। कितना आया? 9.6 किलोवाट आवर। ये बोलना आसान है ना। तो ये इसलिए किलोवाट आवर यूनिट रखी गई है एनर्जी कंजम्पशन की, ठीक है। जैसे हमारे मीटर में भी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है वो भी जो लिखी होती है यहाँ पे छोटा सा लिखा होता है किलोवाट आवर। आप अगर पढ़ेंगे तो वो किलोवाट आवर में होती है, इलेक्ट्रिक मीटर में जो होती है, ठीक है। तो ये जो हमारा फ्रिज है वो रोज कितना कंजम्पशन कर रहा है एनर्जी का? 9.6 किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 1 यूनिट बोला जाता है।
और जो बिल आता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें यूनिट के पैसे ही लिखे होते हैं कि कितना यूनिट पर यूनिट आपको पैसा पड़ रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3.5 रुपए, ठीक है, तो 3.5 रुपए हर यूनिट का बिल है। तो अगर आपका जो रेफ्रिजरेटर है वो कितना यूनिट कंज्यूम कर रहा है, 9.6 यूनिट, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चलेगा डेली आपका जो फ्रिज है वो कितना पैसे की बिजली खर्च कर रहा है, कितने पैसे की लाइट खर्च कर रहा है। आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कैसे निकाल सकते हैं कि टोटल जो एनर्जी कंजम्पशन है उसको कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है। यानी 9.6 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, बोलो 3.5 से। तो ये देखिए 33 रुपीज 60 पैसे आ गया, यानी 33 रुपए आपका फ्रिज रोज खर्च कर रहा है, आपके खरवा रहा है, ठीक है। अगर वो 400 वॉट का है और 24 आवर्स चलता है, ठीक है। चलिए, तो आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे निकालते हैं वो भी देखा, ओम्स लॉ देखा हमने, डायरेक्शन ऑफ करंट को हम अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों लेते हैं, ठीक है। आज आपका ये जो 3 दिन का सेशन चल रहा था, फ्री डेमो सेशन, वो आज कंप्लीट होता है। अब आपकी नेक्स्ट क्लास केमिस्ट्री क्लास होगी, ठीक है।